Good morning, class 8th students. Welcome again to your social studies classes, which is your SST classes. So class 7th, in the past class, that is the class number 1 of this academic session, we started a new chapter, that was chapter number 1, and from the unit of history. Chapter number 1 का name क्या था बच्चों? Where, when and how. And with this chapter we saw about the sources of modern history, about the introduction of modern history. Now let's move further in this chapter, and to study this you should come to page number 8. Open your book and come to page number 8. Coining of new terms. So we have first understood what is the coining of new terms. ओके, सो कॉइनिंग ऑफ न्यू टर्म्स में आपको क्या समझना है? दैट इज द न्यू टर्मिनोलॉजी ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच यू विल बी यूजिंग फर्दर इन दिस सब्जेक्ट. So during the modern period, Indians came across a variety of new terms such as the nation, sovereign, sovereignty, colony, princely states. तो ये सारे जो नए नए शब्द थे मॉडर्न हिस्ट्री में, इंडियंस ने मॉडर्न हिस्ट्री में जब वो लोग आए तो इंडियंस ने पढ़ा, मतलब ये इन सारे शब्दों के बारे में उन्होंने जाना. Each of these terms actually represented some new concept the Indians were not aware of earlier. तो इंडियंस को ऐसा लगने लगा कि ये सब जो चीज़ें हैं ये इनके लिए नई कंसेप्ट थी. Let us discuss the meanings of some of these words which are still in use. The term colony, अंडरलाइन कर लीजिए. The term colony stands for a country that after being defeated by another country comes under its political control and is occupied by settlers of that country. तो जब दो कंट्रीज के बीच में वॉर होता है और उसमें से एक कंट्री, जाहिर सी बात है, दूसरी कंट्री से हार जाएगी, तो दूसरी कंट्री के अंडर में जो कंट्री हार गई है वो आ जाएगी, उसके पॉलिटिकल कंट्रोल हो जाएगा उसका. दूसरी जो जीता हारे वाले कंट्री पर उसका पॉलिटिकल कंट्रोल हो जाएगा और इस तरीके से वहाँ पे क्या होगा? कॉलोनी का एस्टैब्लिशमेंट होगा. द कंट्री दैट डिफीट्स इज कॉल्ड एन इम्पेरियलिस्ट कंट्री. While under the dominance of the British, India was referred to as the British colony. तो जो कंट्री हार जाती है उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे इम्पेरियलिस्ट कंट्री. और इसीलिए हमारे देश को अंडर ब्रिटिश रूल क्या बोला गया? इम्पेरियलिज्म, ब्रिटिश कॉलोनी. The British used the term princely states for the states or kingdoms which remained independent till the 19th century. तो 19th सेंचुरी तक वो स्टेट्स जो कि इंडिपेंडेंट थे, जिनके पास स्वतंत्रता थी, उसको ब्रिटिश ने प्रिंसली स्टेट्स बोला. ठीक है, जिसको राजघराना बोलते हैं. ग्रेजुअली द ब्रिटिश ब्रॉट मोस्ट ऑफ देम अंडर देयर डोमिनेंस. दे रेफर टू सच स्टेट्स दैट केम अंडर देयर डायरेक्ट रूल एज प्रोविंसेस. ब्रिटिश ने क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को, ज़्यादा से ज़्यादा किंगडम्स को अपने अंडर में ले लिया. और जब ब्रिटिशर्स उनको अपने अंडर में ले लेते थे तो फिर उसके बाद क्या बोलते थे? दे वर कॉल्ड प्रोविंसेस. हाउएवर द प्रोविंसेस विच वर क्वाइट लार्ज वर कॉल्ड प्रेसिडेंसीज. वो प्रोविंसेस जो बड़े थे उनको प्रेसिडेंसीज बोला गया. और प्रेसिडेंसीज कौन कौन सी थी उस दौरान? बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास. ये तीन ही प्रेसिडेंसी थी. अब बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास के अंडर में बहुत बड़ा एरिया आता हो. It was during the modern period that the Indians united themselves. By the middle of the 19th century, Indians had begun to feel proud of their country and developed a desire to form an independent country. तो 19th century से ही क्या हुआ? भारतवासियों के मन में ये बात आने लगी कि हमें अपने देश को प्राउड फील करवाना है, हमें अपने देश को क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए. This sort of feeling was indicative of the growth of nationalism among them. और इसी वजह से लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जागृत हुई. The spirit of nationalism intensified after the revolt of 1857 and an increasing number of people began to look upon India as their nation.
तो 1857 की जो क्रांति थी, जिसको फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम बहुत लोगों ने रेफर किया है, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने, उसके बारे में हम लोग अभी आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझिए कि जो 1857 की क्रांति थी, उसी दौरान लोगों के मन में एक देशभक्ति की भावना जागृत हो गई और उन्हें ये लगा कि हमें अपने देश को इंडिया एज अ होल हमें लेकर के चलना चाहिए, ना कि इंडिया को एक टुकड़े में बांट करके हमें प्रिंसली स्टेट्स जैसे थे वो अपने अपने किंगडम्स पे राज करते थे, ऐसा नहीं, सब पूरे सारी चीज़ों को जितना भी क्षेत्रफल है भारत के अंदर में वो एक इंडिया एज अ होल हमें लेकर के चलना चाहिए। The term sovereign is used for a country that is independent and is not under the control of any foreign power। देखिए सोवरेन मतलब क्या होता है? सोवरेन मतलब जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट। तो सोवरेन मतलब क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। ठीक है, आप लोग प्रियम्बल में पढ़ते हो ना, इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक डेमोक्रेटिक नेशन। तो वहाँ से क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ कि वी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, हमारे इंटरनल जो भी अफेयर्स हैं उसमें कोई भी एक्सटर्नल पर्सन उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, इंडिया का जो भी मैटर है वो इंटरनल मैटर वो अपने आप में ही सुलझाएगा। कोई और कंट्री सुझाव दे सकती है बट वो भी मांगने पर देगी, वो जबरदस्ती का आकर के यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करेगी कि आपको ये करना है। चलो, तो the term sovereign is used for a country that is independent and is not under the control of any foreign power. Clear? India became a sovereign nation after winning freedom from the clutches of the British in 1947. तो ब्रिटिशर्स से जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, तो उसके बाद हम sovereign हैं। Apart from these, various other terms began to be used in India under the rule of the British, जैसे कि there were areas which were meant exclusively for the European people. Such areas were called barricaded areas. तो वो एरियाज जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस रहा करते थे उनको क्या कहा गया? बैरिकेडेड एरियाज। These areas included the civil lines where the British lived and the cantonment where the army was stationed. तो जहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे उसको क्या बोला गया? सिविल लाइन्स। और कैंटोनमेंट किसको बोला गया? जहाँ पे आर्मी पर्सोनल रहते थे। British came from a land of cold climate, hence they were not used to the hot, scorching summers of the Indian plains. During summers, many of them migrated to some cold, hilly place which they referred to as hill station. Many hill stations emerged on the scene during the British period. For example, Shimla, Mussoorie, Ooty, Darjeeling. तो देखिए ब्रिटिशर्स कहाँ से आए थे? यूरोप से। अब यूरोप में क्या है, इतना ज़्यादा वहाँ का वेदर हॉट नहीं है, कोल्ड वेदर है वहाँ का। तो उन्होंने कभी हॉट वेदर को झेला नहीं था। तो जब वो यहाँ पे आए, और इंडिया का वेदर आप जानते हो यहाँ पे एक्सट्रीम हॉट, कई बार आपका वेदर क्या है? एक्सट्रीम हॉट वहाँ पे पड़ता है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये लोग उतने गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो उस दौरान इन्होंने क्या किया? ये हिल स्टेशंस चले गए और वहाँ के इलाकों को इन्होंने डेवलप किया। और क्या कौन कौन से हिल स्टेशन उसी दौरान के हैं? शिमला, मसूरी, ऊटी, दार्जिलिंग। और ये आज भी बहुत फेमस है, ये दे आर द वेरी गुड टूरिस्ट स्पॉट। ठीक है, हम लोग यहाँ घूमने जाते हैं। देखिए मसूरी इन 1865, पिक्चर में यहाँ पे देखिए मसूरी बना हुआ है आपका 1865 में। शिमला को देखिए बना हुआ है। चलो, अब ये हो गया आपका न्यू टर्मिनोलॉजीज के बारे में। अब आया सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सोर्स क्या है वो पता कहाँ से चलता है? अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्या मिलेगा? क्या पढ़ना है? सोर्स। चलो क्या लिखा है? The job of reconstructing the history of modern India has been comparatively easy for historians, unlike in the case of ancient or medieval history. तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लिखना हिस्टोरियंस के लिए इट वाज इजी इन कंपैरिजन टू द एंशियंट एंड मिडिवल वन। बाय, क्योंकि एंशियंट में जो भी बीता उस दौरान लोगों ने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, लोगों को पता नहीं था, तो उसको वो लोग लिख नहीं पाए। ठीक है, मेडिवल में जो भाषा प्रचलित थी जैसे कि पर्शियन भाषा हो गई और भी अदर जो लैंग्वेजेस प्रचलित थे उसको सब लोग नहीं पढ़ पाते थे। ठीक है, लेकिन मॉडर्न में क्या है? अभी मॉडर्न में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं और लोग समझ पाते हैं, तो इसलिए मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्री को हिस्टोरियंस आराम से उन्होंने लिख लिया, उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। फॉर राइटिंग एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री, हिस्टोरियंस हैव फेस्ड डिफिकल्टीज ड्यू टू द लैक ऑफ एम्पल सोर्सेज to be used for this purpose. But in the case of modern history, abundant sources are available. The sources that historians have used for writing the history of modern India of the last 200 or 250 years are described as follows. तो कहाँ से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लिखी गई है?
पिछले 200 और 250 सालों की जो हिस्ट्री है वो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है। देखो पहला क्या हो गया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहला सोर्स क्या हो गया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये कहीं ना कहीं सरकार से रिलेटेड है, ठीक है, तभी लिखा है ऑफिशियल। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस ड्यूरिंग द 18th and 19th century. वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया वर अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट पावर्स। जैसे कि अवध हो गया, बंगाल, सिंध, पंजाब, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया वर रूल्ड बाय वेरियस नवाब्स। तो अंडरलाइन कर लीजिए, मॉडर्न इंडिया में क्या था, अवध, बंगाल, सिंध, पंजाब और वेस्टर्न पार्ट्स जो था उस पर कौन रूल कर रहा था, नवाब, आमिर या तो सॉल्टन रीजनल पावर्स का उस पर रूल था। साउथ इंडिया में हैदर अली, टीपू सुल्तान, उन लोगों ने रूल किया मैसूर पे। उसी समय यूरोपियन पावर्स जैसे कि पोर्टुगीज, फ्रेंच, ब्रिटिश, इन लोगों ने अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया पे कंट्रोल किया। These powers exchanged documents with one another regarding various matters and these were usually preserved well for future records. तो ये लोग क्या करते थे, डॉक्यूमेंट्स को आपस में एक्सचेंज करते थे, एक दूसरे से शेयर करते थे फॉर सर्टेन पर्पस, और इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके बचा करके रखा जाता था ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस रिकॉर्ड को हम लोग, ये रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन रहे। क्लियर, क्या हुआ, टुडे दीज डॉक्यूमेंट्स सर्व एज वैल्यूएबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो आज हम इन्हीं डॉक्यूमेंट से अपना हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हमारा लिखा गया है। With their help, we can find out how various powers dealt with one another and how the decisions and policies of the rulers led to new developments in the political arena of the country. These documents also tell us about the diplomacies of rulers and the gradual development of the circumstances which led to their conquest or defeat. तो इस डॉक्यूमेंट से हमें ये भी पता चलता है कि जो भी राजा महाराजा उस दौरान हुए या फिर जो भी हमारे देश में इन्वेडर्स आए वो कैसे लोग हारते हैं दूसरे दल से और या तो जीत पाते हैं, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड और ब्यौरा हमें मिलता है। हिस्ट्री रिवील्स द इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स रेफर टू एज एक्सट्रीमली लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 1600। ठीक है, तो इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स जो है ये सबसे बड़ा लार्ज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, द ईयर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में क्या हुआ था, ईयर ये कौन सा साल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। क्लियर, द एरिया ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू 1947 और 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, तो आप क्या समझ पा रहे हो कि जितना भी इतने समय के अंतराल के बीच में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब यहाँ पे मेंशन है। द ईयर व्हेन द इंडिया एंड पाकिस्तान इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे बांग्लादेश अटेन्ड फ्रीडम। द कलेक्शन कंप्राइजेज एज मेनी एज 1,75,000 आइटम्स इंक्लूडिंग ऑफिशियल पब्लिकेशंस, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड प्रिंटेड मैप्स। क्लियर, तो बच्चों आपको पता होगा कि जैसे हमारा देश जो था वो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, आज़ाद हुआ, लेकिन उसके एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान को क्या मिल गई, आज़ादी मिल गई। दैट मीन्स हमारे देश का क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। क्लियर, पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो गया 14 अगस्त 1947 को। तो अब और बांग्लादेश का भी उसी दिन फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, फिर बाद में वो बांग्लादेश बन गया। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया 1947 तक में जितना भी रिकॉर्ड है फ्रॉम 1600 जब मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जब फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, उसके बीच में जितने भी रिकॉर्ड्स बने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, दैट वाज 1,75,000 आइटम, ये सब यहाँ पे मेंटेन्ड इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स में रखे गए। After the British had established themselves as the rulers of India, they gave much importance to maintaining records. ठीक है, they saw to it that every plan, policy, decision, agreement, investigation or instruction was written clearly so that things could be properly studied and debated whenever required. This conviction of the British helped to develop an administrative culture of reports, memoranda and notices. तो जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स रूल करने के लिए आए बच्चों, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेफरेंस दिया। किस चीज़ को प्रेफरेंस दिया, रिकॉर्ड मेंटेनेंस को, अकाउंट्स मेंटेनेंस को, ताकि कभी भी अगर कोई भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम आती थी तो वो लोग पुराने रिकॉर्ड्स को उठा करके देखते थे। और इस तरीके से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर डेवलप किया। किन किन चीज़ों का, रिपोर्ट्स का, मेमोरेंडा का, नोटिस का। ठीक है, टुडे नो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन कैन बी इमेजिन्ड विदाउट अ रिकॉर्ड रूम। आज बच्चों कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जहाँ पे रिकॉर्ड का मेंटेनेंस नहीं होता है।
British were the first to envisage the need of record rooms, so they made sure that all the administrative institutions such as the law court, provincial secretariat, commissioner's office, collectorate and the village tehsildar's office had their own record rooms. In order to preserve important documents, they also set up specialized institutions called museums and archives. तो ब्रिटिशर्स ने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से प्रिजर्व करके रखने के लिए, उसको बचा करके अच्छे से रखने के लिए उन्होंने किन किन चीज़ों का डेवलपमेंट किया? दे डेवलप्ड म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स। म्यूजियम्स और आर्काइव्स वो जगह है जहाँ पे इम्पॉर्टेंट मटेरियल जिसका बहुत हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस है वो वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता है। प्रिंटेड बुक्स। अब दूसरा क्या हो गया सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? प्रिंटेड बुक्स। प्रिंटेड बुक से कैसे पता चलता है हमें? लेट्स सी। बाय द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया द प्रिंटिंग प्रेस हैड कम इनटू वोग। ठीक है। As a result, books in different languages began to be published on various subjects like history, mathematics, medicine, engineering, technology, art, literature, music, dance and drama. तो जब ब्रिटिशर्स आए हमारे देश में तो क्या हुआ बच्चों? जो ये प्रिंटिंग प्रेस था उसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है आपके सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है इनकी बुक्स पब्लिश होने लगी। These books depicted different aspects of life of the Indian people. और इन किताबों से हमें क्या पता चलता था? उस दौरान जो भारतीय व्यवस्था थी, जो भारतवासियों की जो रहन सहन का जो शैली था, वो सब चीज़ें हमें इन सब चीज़ों से पता चलती है। दे गिव अस एन आइडिया ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइम दे रिप्रेजेंट एंड दस हेल्प हिस्टोरियंस इन राइटिंग हिस्ट्री। तो यहाँ से भी हिस्टोरियंस ने क्या लिख लिया? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को फ्रेम किया, लिखा। During the modern period, a number of books were written by Indians as well as foreign writers on various subjects related to the country. For instance, a good number of books were written on the history of India, like the one authored by Vincent Smith. तो underline करिए इसको। Vincent Smith ने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पे। Some of the books were travelogues, while some covered subjects like economics and philosophy. तो कुछ किताबों में इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी के बारे में लिखा गया और कुछ किताबें क्या थी? ट्रैवलॉग्स। अब ट्रैवलॉग्स क्या होता है? देखिए, कोई भी ऐसा पर्सन जो ट्रैवल करके खुद वो एक नेशन से दूसरे नेशन जाता है, दूसरे कंट्री में दूसरे देश में जाता है, वहाँ पे ट्रैवल करता है और देखता है, वहाँ पे रुकता है, देखता है कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वो ये सब चीज़ों को देख करके अपनी किताबों में लिखता है और एंड दैट वी रेफर टू एज ट्रैवलॉग। मैक्स म्यूलर कौन थे? ही वॉज अ जर्मन राइटर। उन्होंने इंडियन फिलोसफी पे किताब लिखी है। उनका वन गुड एग्जाम्पल ऑफ द बुक्स ऑन द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज पावर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करिए। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 विच वॉज ऑथर्ड बाय दादा भाई नौरोजी। बच्चों, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तो उन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से झकझोर के रख दिया। ठीक है। हमारे जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स थे, हमारी जो भी इंडस्ट्री थी, इंडिजिनस इंडस्ट्री थी जो इंडिया की, उसको सबको तबाह कर दिया। लोगों को मतलब एकदम अनएम्प्लॉयड कर दिया। ठीक है। फेमाइन होने लगा, भूखमरी छाने लगी हमारे देश में। तो इन सब सिचुएशंस को, इन सब सर्कमस्टांसेस को दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब में लिखी है। कौन सी किताब का नाम क्या है? पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। कब पब्लिश हुई? 1901 में। किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। दिस बुक क्रिटिसाइजेज द देन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लिखा ना कि उस टाइम में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, इस किताब में उसको क्रिटिसाइज किया गया है। Apart from these, there are books which were produced as collections of speeches, letters or essays of some noted leaders, politicians or renowned writers. For example, speeches and letters of Gandhi ji and Pandit Nehru were published as collections. Such books are of great significance to historians. तो उस दौरान जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे कि गांधी जी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने लोगों के मन में देश भावना को जागृत करने के लिए डिफरेंट स्लोगन्स दिए, डिफरेंट स्पीचेस दी और फिर इन स्लोगन्स को, इन स्पीचेस को मास पर्सन्स में, ढेर सारे लोगों में बांटा गया ताकि लोगों के अंदर क्या हो? लोगों के अंदर देश भावना की, मन में देश भावना के प्रति उनको प्रेम जागृत हो। ठीक है। अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का उनके मन में भावना जागृत हो। तो इन सब स्पीचेस को भी, इन सब स्लोगन्स को भी, इनका भी
उनको बुक्स में लिखा गया और यहाँ से भी मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस जो हैं वो अपना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लिख पाते हैं। चलो अब न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, मॉन्यूमेंट्स, मिसलेनियस और नेशनल आर्काइव, नेशनल म्यूजियम, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, थैंक यू।